हमास के बीच जारी जबरदस्त जंग के बीच पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की मौत पर संवेदना जाहिर की। साथ ही पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता साझा की है। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। इजराइल और हमास की जंग का आज 13वां दिन है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गाजा के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से बताया है कि गाजा में अब तक 3700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें 1500 से ज्यादा बच्चे हैं। साथ ही 4000 से ज्यादा बच्चे घायल भी हुए हैं। गाजा सिटी के अस्पताल पर मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात में हमला हुआ था। इस हमले में करीब 500 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। हमास और इजराइल एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अस्पताल को निशाना उनके रॉकेट ने बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल दौरा पूरा कर वापस अपने देश लौट गए हैं। उन्होंने इजराइल को साथ देने की बात दोहराई है, लेकिन यह भी दोहराया कि गाजा को मानवीय मदद मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने इजराइल को भी भरोसे में लिया है। हालांकि इस दौरे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति घर और बाहर दोनों ओर अब घिर गए हैं। अरब नेताओं ने भी उनके साथ जॉर्डन में होने वाली प्रस्तावित बैठक को रद्द कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सिर्फ 7 घंटे इजराइल में रहे, लेकिन इतनी ही देर में उनकी कूटनीति पर सवाल खड़े हो गए। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्र प्रमुखों ने उनसे मुलाकात टाल दी। भरपाई के लिए उन्होंने गाजा के लिए $10 करोड़ की मदद का ऐलान किया और मिस्र को रास्ता खोलने को भी राजी कर लिया, ये कहते हुए कि ये मदद हमास के हाथ न लगे। Let me be clear. If Hamas diverts or steals the assistance, they will have demonstrated once again that they have no concern for the welfare of the Palestinian people. And it will end. As a practical matter, it will stop the international community from being able to provide this aid. मिस्र से लगने वाली राफा सीमा से 20 ट्रक राहत सामग्री शुक्रवार को गाजा पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन बाइडेन के इस दौरे को उम्मीद से कम नतीजा देने वाला बताया जा रहा है। पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल पहले बंधकों की सलामती और वापसी चाहता है और ये भी कि इजराइल की जमीन से गाजा को मानवीय मदद नहीं जाएगी। בעניין החטופים העברתי בפני הנשיא ביידן 3 דברים. ראשית, דרשתי את החזרת החטופים ואנחנו עובדים יחד להחזרתם בכל דרך אפשרית. שנית, עד להשבתם אנחנו דורשים ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל חטופינו. שלישית, לא נאפשר סיוע הומניטרי של מזון ותרופות משטחנו לרצועת עזה. लेकिन अमेरिका के भीतर ही बाइडेन पर दो तरफा हमले हो रहे हैं। कैपिटल हिल के बाहर प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर इजराइल हमास में युद्ध विराम की मांग की। इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर सवाल उठाते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी जॉश पॉल ने इस्तीफा दे दिया। $100 मिलियन की मदद पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस हमले में 31 अमेरिकी नागरिक मारे गए और कुछ बंधक बने हुए हैं, वहां ऐसी मदद क्यों? उन्होंने 31 को मार दिया। हमें पता नहीं कि कितने अमेरिकी बंधक हैं और हमारे राष्ट्रपति गाजा को पैसे देना चाह रहे हैं। दरअसल अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बाइडेन की एक के बाद एक नाकामियों की फहरिस्त बनाई जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी को बाइडेन मूक दर्शक बनकर देखते रहे। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में रूस ने भूमिका निभाई, अमेरिका ने नहीं। यूक्रेन रूस युद्ध में बाइडेन कोई निर्णायक रुख नहीं ले सके और अब पश्चिम एशिया में अमेरिका मध्यस्थता तक नहीं कर पा रहा। 7 अक्टूबर के हमले के बाद नेतन्याहू की स्थिति कमजोर हुई है। बाइडेन के दौरे से उनको थोड़ी मजबूती मिली है। अमेरिका इजराइल संबंधों के मद्देनजर बाइडेन के दौरे को बेशक एक बड़ा कदम माना जा रहा हो, लेकिन अरब देशों के बीच अमेरिका की साख पर बट्टा लगा है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के इजरायल दौरे के तुरंत बाद ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक भी अब इजरायल पहुंच गए। उनका ये दौरा इजरायल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं इजरायल में हूं, राष्ट्र शोक में है, मैं आपके साथ दुखी हूं और आतंकवाद जैसी बुराई के खिलाफ आपके साथ खड़ा हूं। ऋषि सुनक ने इजरायल के पीएम बेनियामिन नेतन्याहू के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान ब्रिटिश पीएम ने कहा कि हम इजरायल के अधिकार का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, साथ ही ये भी मानते हैं कि फिलिस्तीन के लोग भी हमास से पीड़ित हैं। और अब कुछ सियासी खबरें भी कर लेते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव सर पर हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। संभावना अब जताई जा रही है कि 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की दौसा रैली के बाद ही प्रत्याशियों की सूची पार्टी जारी करेगी। इस बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो बीते 3 दिनों से दिल्ली में थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिलचस्प एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट समर्थकों के टिकट करीब करीब फाइनल है। किसी पायलट समर्थक के टिकट पर आपत्ति मैंने नहीं जताई है। इस चुनाव में हम सब एकजुट हैं, यह कहना था अशोक गहलोत का इस आज की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ईडी घुसती थी वहां पर। अब उसने कहा था आप भगवान करे आप वहां पर मुख्यमंत्री बने, 4थी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बताइए, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी नहीं हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बता दीजिए जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो। जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूं उनके पक्ष में। तो आप सोच रहे हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत के 3 समर्थकों के टिकट कटने की खबरें हैं और इसीलिए पार्टी अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पाई, क्योंकि गहलोत अड़े हुए हैं उनके उन तीनों समर्थकों को टिकट जरूर मिले। ये वही 3 विधायक हैं जिन्होंने 1 साल पहले ये कह दिया था कि कांग्रेस आलाकमान आखिर है कौन। आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते बिगड़ गए हैं। सीट शेयरिंग समझौता न होने को लेकर आज अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर ये पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर INDIA का कोई गठबंधन नहीं है तो ना कभी मिलने जाते और ना ही कांग्रेस नेताओं को अपने नामों की सूची सौंपते। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अखिलेश यादव के मुताबिक उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सपा को 6 सीट देने पर विचार किया जाएगा, लेकिन जब लिस्ट आई तो सपा के एक भी उम्मीदवार को कांग्रेस ने जगह नहीं दी। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, क्या आपकी कांग्रेस की मध्य प्रदेश के चुनाव में उनसे कोई बातचीत हो रही, कोई अंडरस्टैंडिंग? देखिए, बातचीत हुई थी, हो रही है और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ, पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। तो अभी से खटास INDIA गठबंधन में
दिखने लगी है, जिसकी आशंका पहले ही जताई जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को विदेशी चंदा लेने की अब मंजूरी दे दी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक चंदा दिल्ली में स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में ट्रस्ट के खाते में जमा करवाया जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से जारी है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 20 से 24 जनवरी 2024 के बीच होने की संभावना है। और जानकारी मेरी सहयोगी नीता शर्मा से। जैसे जैसे राम मंदिर अपना भव्य आकार लेता जा रहा है, वैसे वैसे जो दान है लोग खुलकर कर रहे हैं। अभी तक देश भर से 3500 करोड़ रुपए जो हैं लोग दान कर चुके हैं ट्रस्ट पर, अयोध्या राम टेम्पल ट्रस्ट पर, जिसे हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि विदेश में बैठे हुए लोग भी इस ट्रस्ट को दान दे पाएंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने FCRA क्लियरेंस जो है इस ट्रस्ट को दे दिया है। कोई भी अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी ट्रस्ट को आता है तो उसके लिए उसे FCRA क्लियरेंस लेना जरूरी होता है, और यह भी बताना जरूरी होता है कि वो किस संदर्भ में ये डोनेशंस जो है ले रहा है। कल्चरल इवेंट्स के लिए ले रहा है, पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए ले रहा है, सोशल इवेंट्स के लिए ले रहा है। इसके चलते ये जो क्लियरेंस है ये राम मंदिर को फिलहाल मिल गई है। जानकारी ये भी है कि अभी पिछले 5 सालों में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1800 ऐसे NGOs थे जिनकी सदस्यता जो है वो खारिज कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने जो लिखित मापदंड हैं उन पर वो सही नहीं उतर रहे थे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पीएम मोदी गाजियाबाद के साहिबाबाद में कल रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। हालांकि इसे अब रैपिड एक्स रेल नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसका नामकरण कर दिया गया है नमो भारत के नाम से। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रैपिड रेल के पहले चरण में 21 अक्टूबर से लोग साहिबाबाद से दुहाई स्टेशन तक 17 किलोमीटर का सफर तय कर पाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज वाघा अटारी बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया। इस तिरंगे झंडे की ऊंचाई 418 फीट है। इसे तैयार करने में 3.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह पाकिस्तान के सबसे ऊंचे झंडे से भी और ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 400 फीट है। आजकल दुर्गा पूजा का उत्सव परवान पर है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का अलग ही रंग होता है, जहां पूजा पंडालों में भव्य झांकियां बनाई जाती हैं। एक दुर्गा पूजा पंडाल को महिलाओं की माहवारी की थीम पर तैयार किया गया है। लोगों में इस पूजा पंडाल को लेकर अलग ही कौतूहल देखने को मिल रहा है। इस पूजा पंडाल के थीम को लेकर आयोजक एलोरा साहा का कहना है कि हम महिलाओं की माहवारी को लेकर अपनी थीम के जरिए सामाजिक सोच को बदलने की दिशा में जागरूकता फैलाना चाहते हैं।